डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एडवांस इंडियन इकोनॉमी के पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले टॉपिक में हमने चर्चा करी थी भारत में खाद्य सुरक्षा और खाद्य नीति, और जिसके तहत हमने बताया था कि भारत में बड़े पैमाने पर जनसंख्या मौजूद है और बड़े पैमाने पर यहाँ कृषि उत्पादन होता है। बावजूद उसके सिस्टम की नाकामी और सिस्टम के भ्रष्टाचार की वजह से आज भी बड़े पैमाने पर लोगों तक खाद्यान्न नहीं पहुंचता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में लगभग हर 5वां व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी बच्चों और महिलाओं में कुपोषण की समस्या अधिक देखी जा रही है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि सरकार ने सभी लोगों को पोषणता युक्त भोजन उपलब्ध करवाने हेतु अब खाद्य सुरक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया है। 10 सितंबर 2013 में सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया, और इसमें ये व्यवस्था की गई कि सभी लोगों को अनाज के साथ साथ अन्य पोषणता युक्त भोजन के लिए आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की जाएं, जिसमें चाहे दालें हैं, चाहे वो तेल है, चाहे वो चाय, चीनी और केरोसिन ऑयल आदि भी लोगों को दिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने अब इसको एक मौलिक अधिकार बना दिया है, और इस मौलिक अधिकार के तहत अब सरकार की जिम्मेवारी है कि वह सभी लोगों को पोषणता युक्त भोजन उपलब्ध करवाए और उन्हें उचित कीमतों पर उपलब्ध करवाए और आसान शर्तों पर उपलब्ध करवाए। क्योंकि लोगों का अब ये बुनियादी अधिकार हो चुका है कि उन्हें पोषणता युक्त भोजन मिले। इसके लिए सरकार ने पात्र व्यक्तियों को रियायती दरों पर, जिसमें चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और मोटे अनाजों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से देने की व्यवस्था करी हुई है। अंत्योदय योजना भी इन वर्गों के लिए चलाई जा रही है। उसका उद्देश्य भी यह है कि सभी निर्धन परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज उपलब्ध करवाया जाए। इस तरह से कहने का तात्पर्य, इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सरकार ने लोगों के लिए खाद्यान्न को एक बुनियादी अधिकार बना दिया है, एक मौलिक अधिकार बना दिया है, और इसके तहत उन्हें उचित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया है। बात आती है कि सरकार लोगों को यह खाद्यान्न कैसे उपलब्ध करवाए। इसके लिए जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मौजूद है। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकार ने प्रयास किया कि सभी लोगों तक इसकी पहुंच बनाई जाए। यानी भारत में ग्रामीण और शहरी दोनों तबकों में, दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गरीब लोग रहते हैं, गरीबों का निवास है, बड़े पैमाने पर गरीबी है। तो ऐसी स्थिति में उन गरीबों तक खाद्यान्न कैसे पहुंचे, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई, और इस वितरण प्रणाली के तहत ये प्रयास किया गया कि सभी वंचित वर्गों, सभी निर्धन वर्गों तक खाद्यान्न की पहुंच आसान बने, उचित कीमतों पर बने और उचित मात्रा में उन्हें खाद्यान्न मिले, और खाद्यान्न के साथ साथ गैर खाद्य वस्तुएं भी उन्हें मिलें। इस तरह से सरकार ने देश भर में एक नेटवर्क स्थापित किया राज्य सरकारों की मदद से। चूँकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर इसे लागू करती हैं, तो सभी राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्फत लोगों तक अनाज में मोटे तौर पे गेहूँ, चावल और मोटे अनाज के साथ साथ मिट्टी का तेल, चाय, चीनी आदि उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की हुई है। क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें दुनिया का सबसे बड़े तबके को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। सबसे बड़ी संख्या को भोजन उपलब्ध करवाने हेतु खाद्यान्न की व्यवस्था की जाती है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली
देश में केंद्र सरकार एफसीआई के मार्फत लागू करती है। सरकार एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक सार्वजनिक निगम है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसके मार्फत इसे लागू करती है। सरकार व्यापारियों, किसानों और खुले बाजार से अनाज की खरीदारी करके एफसीआई के यहाँ बफर स्टॉक रखती है और साल भर सरकार गरीब वर्गों तक अनाज पहुँचाने के लिए उस बफर स्टॉक का इस्तेमाल करती है। यह दुनिया में अपने आप का एक बहुत सबसे बड़ा प्रोग्राम है और हमारे यहाँ चीन के बाद सबसे अधिक अनाज का स्टॉक है, जिस पर सरकार प्रतिवर्ष 750 अरब रुपए खर्च करती है, जो कि हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 1% से के आसपास है। लेकिन फिर भी आज देश में लगभग हर 5वां व्यक्ति कुपोषण का शिकार है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह से देश में पीडीएस लगभग 5 लाख दुकानों के मार्फत लागू की जा रही है और इन दुकानों के मार्फत देश में राज्य सरकारों द्वारा सभी लोगों, विशेष रूप से गरीब वर्गों, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 50% से अधिक आबादी कवर करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75% आबादी, यानी देश की 2/3 आबादी को पीडीएस के मार्फत कवर करके और लोगों तक इसे पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। तो अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर, रियायती दरों पर, आसान शर्तों पर, उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपभोग की वस्तुएं, विशेष रूप से खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न वस्तुएं उपलब्ध करवाना, ताकि गरीब वर्ग खुले बाजार में बढ़ती हुई कीमतों के दुष्प्रभावों से बच सके। क्योंकि गरीब वर्गों की आय बहुत कम है, उनकी क्रय शक्ति क्षमता बहुत कम है, वो बाजार ओपन मार्केट से खरीद नहीं सकते, इसलिए उन्हें बचाने के लिए, ओपन मार्केट के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए सरकार इसे लागू कर रही है। चूँकि इस वक्त कोविड-19 का दौर चल रहा है, करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है, विस्थापित हो गए हैं, ऐसी स्थिति में सरकार उन वर्गों तक भी पहुंच बनाने के लिए कोशिश कर रही है कि उन्हें उचित मात्रा में खाद्यान्न मिले और उचित कीमतों पर मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके तहत सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकृत किया हुआ है कि वो अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था करें ताकि कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के अभाव में भूखा ना रहे, कुपोषण का शिकार ना रहे। इस तरह से इस प्रणाली के मार्फत खाद्यान्नों में गेहूं, चावल और मोटे अनाजों के साथ साथ गैर खाद्य वस्तुओं में केरोसिन ऑयल है, कोयला है और आदि भी इसके तहत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह उन सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रयास करती है जो इसके पात्र हैं या जिनके पास राशन कार्ड है। लेकिन सरकार का प्रयास इस कोविड-19 के दौरान ये भी रहा है कि जिनके पास किन्हीं कारणों से राशन कार्ड नहीं बन पाए हैं, जो राशन कार्ड के मार्फत पीडीएस का अन्न नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी पीडीएस के मार्फत अन्न उपलब्ध करवाया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दुनिया की एक सबसे बड़ी एक ऐसा प्रणाली है जिसके मार्फत लगभग 160 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाता है, 160 लाख। और इसके तहत सरकार लगभग सालाना 30,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। कहने का तात्पर्य ये पीडीएस या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य एक तरफ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, ये भी प्रयास है, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को किफ़ायती दरों पर, रियायती दरों पर उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिले, आसानी से मिले, ये भी प्रयास होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि पीडीएस की जो आलोचनाएं हैं, यानी इस
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की आलोचनाएं भी कुछ आधारों पर की जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहली आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सभी लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को अभी भी खुले बाजार से अन्न खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस आधार पर इसकी आलोचना की गई है। और पीडीएस में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो बेईमान है, पीडीएस को चलाने वाले ऐसे दुकानदार, उनकी वजह से आज भी ये अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रही है। और उसका बहुत बड़ा कारण है इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही। इसके साथ दूसरी आलोचना का आधार ये है कि सरकार इस पर बड़ी मात्रा में सब्सिडी देती है और सब्सिडी का सीधा प्रभाव देश में कीमतों पर पड़ता है। लेकिन सरकार ये चाहती है कि सब्सिडी देने के बावजूद भी यह लक्षित वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही है, तो बेहतर है कि इसका तरीका बदला जाए। ये इसको जो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सीधे लाभ हस्तांतरण के द्वारा लोगों के खाते में सीधे पैसे डाले जाए, सब्सिडी वाले पैसे, ताकि वे उसे काम में लेकर के और ओपन मार्केट से ये चीज़ें खरीदें और इससे भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही से छुटकारा मिलेगा और शायद गरीब वर्गों तक ये पहुंच पाए। तो सरकार का प्रयास ये भी रहता है कि इसे दूसरे रूप में लागू किया जाए। इसके बाद तीसरा जो आलोचना का आधार है वो ये है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली वस्तुओं की कीमतों में उछाल का प्रमुख कारण है, क्योंकि सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में खाद्यान्न खरीदे जाते हैं और खाद्यान्न ओपन मार्केट से में खरीदने की वजह से वहाँ अनाज की उपलब्धता कम हो जाती है, फलस्वरूप कीमतों में उछाल आता है और उससे गरीब वर्गों पर इसका विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। चौथा इसकी आलोचना का आधार है कि यह देश में संपूर्ण देश में समान रूप से लागू नहीं है। कुछ राज्यों में जहां बड़े पैमाने पर गरीब आबादी रहती है इसका लाभ मिल रहा है, जैसे दक्षिण के राज्य हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जहां पर बड़े पैमाने पर जनसंख्या निवास करती है वहाँ इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इससे क्षेत्रीय विषमताएं भी बढ़ रही हैं, इसमें क्षेत्रीय असमानताएं भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगला एक जो आलोचना का आधार है वो ये है कि इसको दुरुस्त करने के लिए, यानी पीडीएस को पारदर्शी बनाने के लिए, इसकी जवाबदेही तय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, शांता कुमार कमेटी। उस शांता कुमार कमेटी ने भी कुछ अनुशंसाएँ की थी, लेकिन आज तक उनको भी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि इसके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, प्रबंधनात्मक या प्रचालनात्मक जो कुशलता है और वित्तीय प्रबंधन है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर सरकार आवश्यक कठोर कदम उठाए, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद एक डीपी वाधवा कमेटी भी बनाई गई, उसके सुझावों को लागू करने हेतु सरकार ने प्रयास किया और इसी का नतीजा है कि अब सरकार शायद इस पीडीएस सिस्टम को बंद करके इसे दूसरे रूप में लागू करना चाहती है, जिसकी चर्चा हम अगले पैराग्राफ में करेंगे। इसके बाद अगला जो आलोचना का आधार है वो ये है कि इसमें जो लीकेज की जो समस्या है, यानी इस प्रणाली में लीकेज है, यह सरकार से हितग्राही जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं उन तक एक बहुत बड़ा लीकेज है, एक बहुत बड़ा गैप है। और उस गैप का जो पीडीएस के दुकानदार हैं वो इसका फ़ायदा उठा करके, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके इसे सीधे ओपन मार्केट में इसको बेच देते हैं, जिससे गरीब वर्गों के हक का अनाज उन्हें नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप वे कुपोषण का शिकार होते हैं, उन्हें ओपन मार्केट से चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं और इससे लगता है कि पीडीएस सिस्टम कहीं न कहीं अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। इस तरह से ये जो हितग्राही है उन तक नहीं पहुंच पाता है। कहने का तात्पर्य सरकार
उपयुक्त आलोचनाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद करना चाहिए। यद्यपि इसके बनाए रखने या इसको चालू रखने के पक्ष में अनेक प्रकार की दलीलें दी जा रही हैं, जिसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि जो पीडीएस में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि वह अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो। इसके लिए प्रयास किए जाए, ना कि इसको बंद करने के प्रयास हो, क्योंकि सरकार ने इसे हरियाणा और पुदुचेरी में इसे समाप्त कर दिया है और समाप्त करके जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी का जो मॉडल है उस मॉडल के माध्यम से सीधे लाभ ग्रहियों या हितग्राहियों तक पहुंचा जा रहा है, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा डाला जा रहा है ताकि वे ओपन मार्केट से वस्तुएं खरीद सकें। यद्यपि इससे भी तमाम तरह की आशंकाएं हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि यदि इन दोनों जगहों पर यह मॉडल सफल रहता है तो सरकार इसे पूरे देश में लागू करेगी। परंतु जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ की पहुंच समरूप नहीं है, तो संभावना यही बनती है कि इसे हटाने के बाद के प्रभाव भी समरूप ना रहें। अतः इसे पूरे देश में लागू करने के पहले सरकार को इसके बाद के संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि यह मसला देश की 2/3 आबादी की खाद्य सुरक्षा और पोषण से जुड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि पीडीएस में व्याप्त जो कमियां हैं उनको दूर करे, उनकी मॉनिटरिंग करे और इसे लागू रखे। इसके लागू करने के तरीके में बदलाव अवश्य किया जा सकता है ताकि इसके जो हितग्राही हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन यदि इसे समाप्त किया जाता है तो शायद ये बहुत बड़ा उस वर्ग के साथ मजाक होगा जो आज भी वक्त की रोटी के का मोहताज है, जो आज भी अपना पेट पालने के लिए 2 जून की रोटी प्राप्त नहीं कर पाता है। सुबह से शाम तक भाग दौड़ करके भी उसे भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इस प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहिए, उसको विशेष फोकस करे, उसकी विशेष मॉनिटरिंग करे और जो हितग्राही हैं उन तक पहुँचे, ये प्रयास सरकार का होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।